थारे साथ रहनिए संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो। देश की खातिर जान झोंक दी, नूर लिख चिट्ठी में गेर दियो। सबसे पहले मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम कहियो। चाचा ताऊ भाई भतीजा सबको मेरी दुआ सलाम दियो। वाह क्या बात है। ये वो जज्बात हैं जो एक फ़ौजी युद्ध के मैदान में अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए महसूस करता है। वो अपनी इस आखिरी चिट्ठी के माध्यम से अपने घर वालों तक किसी तरह पहुंचना चाहता है। कुछ ऐसा ही हुआ था कैप्टन रामकुमार साहब के साथ, जब उनकी शहादत की खबर उनके घर वालों तक भेज दी गई थी। ईश्वर की कृपा है कि आज वो हमारे बीच मौजूद हैं। तो आइए ख़ुद उन्हीं से जानते हैं कि ये पूरी क्या कहानी थी और ये पूरा वाक़या कैसे हुआ। कैप्टन साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपका फ़ौज में जाना कैसे हुआ। हम गांव के 5-6 आदमी थे, तो 5-6 आदमी में वो सारे निकल गए। मैं अकेला, जब हम बच्चे ही तो थे, हमारी 18 साल की उम्र थी, 18-19 के दरमियान में। तो मैंने सोचा यार तेरे साथी तो सब चले गए, तो अकेला रह गया। तो मैं जो कमांडर थे हमारे, जो भर्ती करने वाले थे, मैंने उनको बताया साहब मेरे को ऐसे पेशाब लगी हुई है। वह आहिस्ता आहिस्ता अपना कमीज़ पजामा अपने नज़दीक कर लिया और उसके बाद में मैं उसको बगल में दे के पेशाब के नाम से चला गया और वापस कूद गया, दीवार अपने आ गया। उसके बाद फिर मैं 29 नवंबर को रेवाड़ी में भर्ती हुई। तो उस भर्ती के अंदर जब हम 2 साल बाद में थोड़ा सा समझ गए थे, कुछ देश सेवा की तरफ भी था, कुछ भाई घर की तरफ भी थे, जहाँ भाई कुछ नौकरी की चालसा हो गई थी दिल में। तो फिर हम जो है 29 नवंबर को जो है रेवाड़ी में जो है हम इस आर्मी के लिए भर्ती हुए। वॉर की शुरुआत कैसे हुई और उस वक्त आपकी यूनिट कहाँ थी। 8 अगस्त 1965 को जो है हमें युद्ध में जो है पाकिस्तान के साथ लड़ाई के अंदर शामिल होना पड़ा। इसी दौरान में चौकीवाल पुल के ऊपर एक पुलिया है जो कि आगे के लिए लिंक करता है, जो ब्रिगेड है 109 ब्रिगेड, जिसको कि चटनी ब्रिगेड के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ पर रात को घुसपैठियों ने पहाड़ी के ऊपर से उनके ऊपर अटैक करके उन सबको जो है तहस नहस कर दिया। इसी दौरान हमको रात में ही हुक्म मिला कि यूनिट जो है लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। सर, आप हमें ये बताइए कि लड़ाई शुरू होने से पहले एक फ़ौजी के दिमाग में क्या चलता है। जब लड़ाई शुरू होती है उससे पहले कुछ शरीर में चिंताएं होती हैं, कुछ दिमाग में सोच होता है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन जब पहली गोली निकल जाती है और उसकी आवाज़ हमारे कानों में पड़ जाती है, उस समय एक फौजी जवान अपने माँ को, बाप को, भाई बहन को, बच्चों को, सबको भूल जाता है। उसके दिल में एक ऐसा जोश पैदा हो जाता है, एक ऐसा विचार पैदा हो जाता है कि मैं देश के लिए मरने और मिटने के लिए जो है भर्ती हुआ हूँ और इसके लिए मैं अपने आप को देश को समर्पित करता हूँ। हमको कुछ याद नहीं रहता, हम बड़ी खुशी के साथ कब दिन छुप गया, कब रात हो गई, कब क्या हुआ। खाना आया, खा लिया, हमें भूख भी नहीं लगती थी लड़ाई के दौरान। खाना आया, खा लिया, नहीं आया तो कोई भूख नहीं मिलती। सिर्फ एक ही लगन रहती थी कि दुश्मन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी करके और ज़्यादा से ज़्यादा इसको विनाश करके इसको पीछे धकेला जाए और इसको जो है ऐसा सबक सिखाया जाए कि दोबारा ये उत्साह, हौसला ना कर सके कि मैं इनके साथ लड़ सकूं। जब हम अपने किसी साथी को खो देते हैं तो अफसोस नहीं होता। मैं एमएमजी में था, आगे से फायर आ गई। हमारे सिग्नल के अंदर बड़े सेट मिलते थे, आज तो छोटे छोटे सेट कान के लगा लिए, जेब में गा लिया, ऐसे सेट आ गए। 31 सेट होता था जो कंधे से लेकर के कुल्ले तक को पूरा कवर करता था। तो आगे से दुश्मन की फायर आ गई। एक चट्टान थी, वो चट्टान के नीचे चला गया, तो उसका जो इतने तक का शरीर तो चट्टान के नीचे चला गया। बम गिरने से उसका इतना जो हिस्सा था वो ब्लास्ट हो गया, यानी कि बम उसका इतना हिस्सा दोनों पैरों का अलग ले गया। जो मैंने उसको देखा, वो मेरे को बोला बेटा, वो मेरा चाचा लगता था नाते, बोला बेटा मेरी तरफ मत देखना, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ,
लेकिन मेरी तरफ मत देखना, और जिस जिनके लिए तू भर्ती हुआ है, आज के लिए आप फौज में भर्ती हुए हो, आज ये दिन याद रखना और मेरी तरफ देख करके दिल कमज़ोर मत करना, बढ़, आगे बढ़। जंग के मैदान में अपने साथियों का खून बहते देखकर किस तरह की भावनाएं आती हैं? उसका जो खून देख करके मेरे अंदर जो भावना पैदा होती है ना, वो ये होती है कि मैं साढ़े इन सबको अकेला ध्वस्त करूँ। बैटलफील्ड में अपने बचाव के लिए आप क्या करते हैं? फौज के अंदर बचाव के लिए अल्टरनेटिव पहले तैयार किया जाता है। पहले हम दुश्मन के लड़ने के लिए अपना मोर्चा खोदेंगे उसके नज़दीक जा कर के। बाई द वे खुदा ने ऐसा करे कि हमारे ऊपर दबाव हो गया और हमें पीछे हटना पड़ा, तो वो मोर्चा हम पहले खोद करके जाते हैं आगे वाले मोर्चे से, ताकि दबाव पड़ गया तो हम बगैर किसी कैजुअल्टी नुकसान के दोबारा मोर्चा लेकर के हम उसको तबाह कर सकें। अब कैजुअल्टी दुश्मन के ऊपर हम कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव को जब दुश्मन की पोस्ट को बर्बाद कर देते हैं, तो उस पोस्ट के ऊपर कितना भी कीमती सामान हो, कैसा भी मोर्चा हो, हम उसको नहीं पकड़ते। क्यों? कि वो मोर्चा, वो रेंज, उसके जो पीछे बैठे हुए एयर और जो पीछे बैठी आर्टिलरी, उनको रेंज को, डिस्टेंस को कवर किया हुआ है। 1 मिनट के अंदर वहाँ पर इतनी भारी बम्बारमेंट आएगी कि वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में आपको इंजरी हुई थी, वो कैसे हुई थी? जैसे हम खड़े हुए आड़ छोड़ने के लिए आड़ लेते थे दुश्मन को फायर करने के लिए, जैसे दुश्मन का फायर कम हुआ, हमने सोचा कि दुश्मन जो है यहाँ पर जो है विड्रॉल कर गया या उसने सीज फायर कर दिया, हम खड़े हो गए। खड़े होकर के हम दाहिने बाएं हरकत करने लगे, तो मेरे पास LMG थी जिसका कि रेंज 1000 गज था। LMG थी, जैसे ही मैंने उसको उठाया, 4 मैगजीन मेरे पोच में थे, जैसे ही मैंने उठाया तो सामने से अचानक उसका जो है MMG का बुरुस्ट आ गया, और बुरुस्ट मेरे इस साइड को लगा, जहाँ से कि मेरा ऊपरी हिस्सा ये उड़ाता हुआ सीधा ही ले गया। जब आपको इंजरी हुई तो घर वालों को कैसे पता चला? मैं सिपाही राम कुमार था, और जो मेरा कमांडर जो 11 जवानों के साथ मरा था चौकीवाल पुल के ऊपर, वो नायक राम कुमार था। हम दोनों का एक साथ टेलीग्राम घर चला गया, उसका कणीने चला गया, मेरा रामपुरी चला गया, मेरा मरे हुए का चला गया, उसका जख्मी का चला गया। घर वालों ने दुर्धन मचा दिया। मैं तो गया जब बच्चा तो अकेला ही था, मैं बाप का भी कोई था नहीं, एक बहन थी, बस अकेला मैं ही था। उनको तो बुढ़ापा, उनका तो सत्यानाश हो गया। दूसरे दिन रिकॉर्ड ने देखा भाई बड़ी भारी गलती हो गई, ये तो अनर्थ हो गया। अब उन्होंने दोबारा फिर चेंज कर दिया टेलीग्राम। दूसरे दिन मेरी फैमिली के नाम चला गया कि वो तो जिंदा है, वो मर गया। परिवार, माँ बाप और वो फैमिली कोई मतलब विश्वास कर ही नहीं रहे कि ये जिंदा हो ही। बोले ये तो हमको ये गलत फहमी पैदा करने के लिए, हमको साहस दिलाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने दोबारा टेलीग्राम भेजा मेरे घर के ऊपर कि आप जो है आगरा जाओ, 32 GH आगरा है, आगरा जाओ, वहाँ इतने बेड के ऊपर आपका जो है आदमी वहाँ पर मिलेगा। मेरी फैमिली सब वहाँ पर गई, उनसे मिला, मैंने बड़ी खुशी हुई, उनको भी बड़ी खुशी हुई। उन्होंने थोड़ा अफसोस जाहिर किया। मैं बोला ये क्या कर रहे हो तुम, मेरी इस कुर्बानी को तुम जो है बट्टेबाट कर रहे हो। मैं देश के लिए कुर्बान होने के लिए गया था और देश के लिए ऊपर कुर्बान हुआ हूँ, और देश के लिए जो कुछ मैं कया हूँ करके वापस आ रहा हूँ, और फिर तैयार होकर के जाने के लिए मैं तैयार हूँ, और तुम अफसोस कर रहे हो। तुम्हें एक अफसोस नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो मेरी पीठ थपथपानी चाहिए कि ऐसा बहादुर बेटा सभी माँ जननी पैदा करें जो इतने उत्साह के, हौसला के साथ जो देश की सेवा करे और देश के ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कब किया? अभी वहाँ पर रात के हमें 9 बजे का समय दिया गया था कि 9 बजे तक हम आपको बताएंगे हम सरेंडर होंगे या नहीं होंगे या लड़ेंगे। तब तक हमारी पूरी कार्रवाई तय होगी। हमको ये हुक्म मिला कि जो जहाँ पर भी है, जो फौज जहाँ पर भी तैनात है, वो फौज वहीं से अपनी दिशा के अंदर जो है एक साथ रात के 9:05 के ऊपर हमला बोल देंगे। लेकिन जैसी हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कुछ ही क्षणों पहले हमारे पास मैसेज मिला हमारे कमांडरों कि जनरल न्याजी ने जो है, वहाँ के जो कमांडर थे वो जनरल न्याजी थे, तो उन्होंने सिलेंडर के लिए मैसेज दे दिया। हमने बड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि वो जो है दुमलजी मंजिलों में बैठे थे, हम नीचे से जाते, हम उनके टारगेट बहुत आसानी से बढ़ते थे। हमारी बहुत बड़ी कैजुअल्टियाँ होनी थी, लेकिन उनके सिलेंडर होने से हम जो है सब बच गए। जनरल न्याजी ने जब सरेंडर करने के लिए मना कर दिया
तो फिर सरेंडर हुआ कैसे? वहाँ के जो कमांडर थे वो जनरल न्याजी थे, जो कि हमारे जैकब साथ के पढ़े हुए थे यूनिवर्सिटी में कोलकाता। जैकब साहब ने वहाँ गए तो न्याजी साहब ने सिलेंडर करने से मना कर दिया कि आप मेरे से जूनियर हैं, मैं आपके सामने सिलेंडर नहीं कर सकता। उन्होंने तुरंत मैसेज कलकत्ता भेजी अरोड़ा साहब के पास कि ऐसी ऐसी बात है, सिलेंडर करने के तैयार हैं, लेकिन इन्होंने मर कर दिया। वो भाई हेलीकॉप्टर से उसी समय जो है ढाका में पहुँचे। न्याजी साहब ने अपनी बैटन और अपना जो है हमारे अरोड़ा साहब के हैंड ओवर कर दिया। पाकिस्तान आर्मी के लगभग 1 लाख सैनिकों ने सरेंडर किया था। ये बहुत बड़ी संख्या थी, तो आप लोग कैसे मैनेज करते थे? जब हमने 93,000 तक कैदी कर लिए तो फिर क्या, फिर एक कैदी के ऊपर जो है 5 आदमी साहब हमने रखने पड़े। अब बताइए, अब एक कैदी के ऊपर हम 5 आदमी रखेंगे तो हमारी मेन पावर तो कम हो गई। अगर मेन पावर कम होगी तो हमारी लड़ाई की ताकत कम होगी, हमारी लड़ाई की क्षमता कम होगी, उतने हथियार कम हो गए। तो मैं बोला सीओ साहब को कैसे, तो पूरी यूनिट बर्बाद हो जाएगी, क्या किया जाए? मगर तरीका तो मैं बता देता हूँ, अगर आप मानो तो मेरी, क्योंकि लड़ाई में सब रिश्ते ख़त्म हो जाते। मैं बोला मैं बताता हूँ, इन 5 को मेरे को दो और मैं इनको पहुँचा आता हूँ यमलोक में, तुम कोई चिंता मत करो। दरिया के किनारे ले जाता, लाइन में खड़ा करता, अगला भाई खोद अपना मोर्चा, पिछले वाला मारी गोली तू ढक इसको, अगला मैं वहीं दफना देता था। मैं एक पीछे नहीं देता क्योंकि हमारी मेन पावर ही ख़त्म हो जाती। तो शिव साहब बोले यार तो बड़ा अच्छा तरीका है, तो किसी को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, सारा काम भी शुरू हो रहा है। और सर ये आखिरी सवाल, फौज से आपका रिटायरमेंट कब हुआ? ऑनरेरी रैंक की जो है तनख्वाह राशन लेकर के, अपने हिस्से के सभी तमाम पुर्जों को सही सलामत से लेकर के 29 नवंबर 91 को मैंने भारतीय सेना से अलविदा कह दिया। यहाँ तक कि ये मेरी कहानी थी जो यहाँ समाप्त हो गई। तो ये था कैप्टन रामकुमार का फ़ौज की ज़िंदगी का खूबसूरत और रोमांचकारी सफ़र, जिसे वो आज भी मुस्कुराते हुए गर्व से सुनाते हैं। उनका जीवन देश के लाखों लोगों को प्रेरणा देने वाला है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प अनसंग हीरोज़ की कहानी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारी ईमेल आईडी पर मेल कीजिए। इस तरह की दिलचस्प कहानियों को सुनते रहने के लिए अनसंग इंडिया फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।